Come back once again on this online platform of Inspiration Study Circle and the offline class also. So, in this beautiful morning of Wednesday, we are going to discuss about the international relations that we have started yesterday. कल हमने स्टार्ट किया था अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कल, जो उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कल जो हमने स्टडी किया, हमने एक बेसिक आउटलाइन देखी, भूमिका बनाई हमने वास्तव में कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व क्या होता है, विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, हमें बात सारे देशों की थोड़ा ना करनी है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। हर देश का एक दूसरे देश के साथ संबंध है, किसी के साथ किसी का मधुर संबंध है, किसी के साथ उनका संबंध कड़वा है। लेकिन हमें बात करनी है किस बारे में? भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमने जो परीक्षा देनी है वो भी भारत की ही परीक्षा देनी है, भारत में ही सेवा देनी है, सब कुछ भारत के लिए ही है। तो हमें बात करनी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और हमने इसमें देखा था कि आज के समय जो है भारत, वह दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन केवल आज नहीं, भारत की भूमिका तो दुनिया में बहुत पहले से ही क्या रही है? महत्वपूर्ण रही है। और यही कारण है कि आप देखते हैं भारत में, आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आप देखते हैं भारत में कई विदेशी कंपनियां आई, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, है ना, डेन्स आए, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, तमाम कंपनियां भारत में आती है व्यापार करने। क्योंकि भारत का और चीन का पूरे दुनिया के व्यापार में 50% से अधिक हिस्सेदारी हुआ करती थी एक दौर पे। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक था। फिर हमने डाउनफॉल भी देखा कि भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत को जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई और भारत को बड़े स्तर पर लूटा। इससे उनका तो फायदा हुआ, लेकिन भारत लगातार पिछड़ता गया। लेकिन आज एक बार फिर ये जो 21वीं शताब्दी है, इस 21वीं शताब्दी में चीन और भारत लगातार आप देख रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल चीन तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत और चीन आप दोनों मिला दें अगर, तो क्षेत्रफल, आबादी और जिस प्रकार से ग्लोबल जीडीपी में अब इनका रोल बढ़ता जा रहा है, तो वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। इसलिए कहा भी जाता है कि इस 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी। किसकी शताब्दी है? एशिया। चीन कहाँ का देश है? एशिया का। भारत कहाँ का देश है? एशिया का। इंडोनेशिया कहाँ का देश है? एशिया का। तो ये जो सारे देश हैं, ये लगातार ग्रो कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमें इस परिदृश्य में समझना है कि भारत का क्या महत्व है। क्योंकि हम भारत की विदेश नीति की बात करेंगे, हम भारत के संबंधों की बात करेंगे, तो भारत का क्या महत्व है इस संबंध में मैंने कल आपसे कुछ बुनियादी बात की थी कि भारत की क्या भूमिका है आज के दुनिया में, आज के परिदृश्य में भारत दुनिया में कहां स्टैंड करता है। तो प्रियंका बेटा, पहला हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था? भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से क्या लाभ है? हमारे हमारे पास हर प्रकार की ज्योग्राफी है। हमारे पास पर्वत है, हमारे पास मैदान है, हमारे पास पठार है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास तटीय क्षेत्र है, हमारे पास द्वीप समूह है। यानी हर वो क्षेत्र जो किसी एक महाद्वीप में आप कल्पना करते हैं, जो अलग अलग ज्योग्राफी होती है ना, ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स होते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। तो वी हैव अ लार्ज लैंड मास। वी हैव कितना? 32,32,87,000 87,263 263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है। तो इससे हमें पता लगता है कि एक बड़ा भूभाग के साथ साथ, और भूभाग भी कैसा है, जो अधिकांश हमारा क्षेत्र क्या है, आप समझते हो, हमारा भारत जो है वो कृषि योग्य भूमि रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि किसके पास है? भारत के पास है। यद्यपि चीन भारत से 3 गुना बड़ा है। आपको पता होगा, भारत जैसे 3 देश चीन के अंदर समा जाए, हमसे 3 गुना बड़ा है चीन। लेकिन चीन बड़ा होने के बावजूद भी क्या है, उसकी जो ज्योग्राफी है, वहां पर कल्टीवेबल लैंड कम है। कल्टीवेबल लैंड कम होने के बावजूद भी चीन में प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ लैंड तो ज्यादा है, कृषि योग्य, खेती योग्य, लेकिन पर हेक्टेयर उत्पादन कम है। पर हेक्टेयर उत्पादन कम है। तो बात यह है कि भारत के पास बड़ी भूमि है, भारत के पास जल संसाधन के बहुत सारी नदियां हैं भारत में, आप जानते हैं, ग्लेशियर्स हैं, नदियां हैं, बहुत से साधन हैं।
अब वो हमारी कमियां हैं या हमारी लापरवाही है कि हम उस तरह से उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हम संचित नहीं कर पा रहे। हमें जल को संचित करना पड़ेगा ताकि हम सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चला सके। फिर बात आती है किस चीज की, कि भारत दुनिया में कृषि में तो आगे है ही, प्रोडक्शन कर ही रहा है, शीर्ष देशों में आता है। साथ ही साथ भारत दुग्ध उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। भारत दुनिया का तेजी से उभरता हुआ बाजार है। आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो, छोटी अर्थव्यवस्था हो, हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्यों करना चाहता है कोई भी देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते क्यों रखना चाहेगा? पहली बात तो जरूरत, संसाधन, रिसोर्सेज, उनको जो आवश्यकता है। दूसरा, भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, आप सोचिए। अब इतना बड़ा भारत देश है, इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों की जरूरतें भी तो होंगी। और दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, उनकी अलग अलग कंपनियां हैं, वो क्या चाहेंगी कि उनके उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा भारत में खरीदारी हो। भाई दुनिया के जो तमाम देश हैं, वो वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी जरूरतें हैं। अब उन लोगों की जरूरतें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों की जरूरतें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। जापान की कितनी है? 12 करोड़। दुनिया के कई देशों में आप देखते हो कहीं 4 करोड़, कहीं 6 करोड़, कहीं 8 करोड़, 10 करोड़। पूरे भारत की आबादी अगर आप देखें 140 करोड़, तो दुनिया का एक देश जो इतना बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। तो यही कारण है कि यूरोप के देश हो, रशिया हो, चाइना हो, या फिर आपका यूएसए हो, वो सब भारत पे नजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, उनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं की, सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और वो देश चाहेंगे कि हमारी वस्तुएं, हमारी सेवाएं भारत के लोगों तक पहुंचे, जिससे उन देशों को क्या हो? लाभ हो। तो आज भारत की पहचान इसलिए भी है कि भारत दुनिया का तेजी से उभरता हुआ बाजार है। धीरे धीरे ही सही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी जरूरतें भी बढ़ेंगी, हम ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, और ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, ज्यादा गुड्स चाहिए, ज्यादा सर्विसेज चाहिए। अभी 20-25 साल पहले मोबाइल फोन का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं था। अभी पिछले 7-8 सालों में आप देखिए क्या क्रांति आई दूरसंचार क्षेत्र में, कितने ज्यादा मोबाइल यूजर बढ़ गए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वैश्विक कारण भी बने, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद तो और ज्यादा जो आप देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, इसमें क्रांति है। क्योंकि अभी तक जो लोग रिस्ट्रिक्ट भी थे, खासकर हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में, जब हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस हुई, हमने देखा बच्चों को स्कूल ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो हर माता पिता ने, मतलब जो पहले अवॉइड भी कर रहे थे उनको भी मजबूरन ही सही स्मार्टफोन लेना पड़ा। एक घर में एक फोन से काम भी नहीं चल रहा था, 2 बच्चे 3 बच्चे तो दो दो तीन तीन, क्योंकि एक ही टाइम पे क्लास चल रही है। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो फिर लोगों ने वाईफाई इस्तेमाल किया, लोगों ने ब्रॉडबैंड लगाया। तो आप देखिए, देखिए कितनी, आप सामने सामने देखिए, आप सब लोग 20-25 साल की उम्र के बीच के हैं। देखिए पिछले 10-12-15 सालों में ही कितनी हमारी जरूरतें बदली है। आज मोबाइल रिचार्ज कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत बन गई है, जिसका कंपनियां लाभ भी उठाती हैं। रिसेंटली आप देखिए मोबाइल रिचार्जेस जो है हर कंपनी के, चाहे वीआई हो, चाहे जियो हो, सबसे पहले तो जियो ने किया, फिर एयरटेल हो, सबने अपने जो टैरिफ हैं उनमें इंक्रीमेंट किया है। उन्हें पता है कि इनको जरूरत है, और ये जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। उसी तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड करते हैं, कारों की जरूरत बढ़ रही है, टू व्हीलर की जरूरत बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक वाहन लगातार उसका उपयोग बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तो वैसे वैसे क्या होगा? लोग और ज्यादा संसाधनों की, और ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, और ज्यादा। अभी अफ्रीका में हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे कि पहले उनके लिए बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान, पहले बुनियादी चीजें उपलब्ध हो, फिर इन चीजों में तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे विकास होगा देश का, अर्थव्यवस्था का, तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, इसमें एक पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे, लिख लीजिएगा उसमें। आज भारत, आज भारत दुनिया का, आज भारत दुनिया का एक उभरता हुआ बाजार है। आज भारत दुनिया का एक उभरता हुआ बाजार है।
जैसे जैसे भारत में मध्यम वर्ग सर एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से। आज भारत दुनिया का उभरता हुआ बाजार है। जैसे जैसे भारत में मध्यम वर्ग का उत्थान हो रहा है, मध्यम वर्ग का उत्थान, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एवं जैसे जैसे भारत में मध्यम वर्ग का उत्थान हो रहा है एवं लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे भारत के मध्यम वर्ग का उत्थान हो रहा है, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, और वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं की लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और वह अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कर रहे हैं। उनकी इसी मांग पर दुनिया भर की कंपनियों की नजर है। उनकी इसी मांग पर, और वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर रहे हैं, उनकी इसी मांग पर विश्व भर या दुनिया भर की कंपनियों की नजर है। अतः प्रत्येक देश प्रत्येक देश भारत के साथ मधुर व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। अतः प्रत्येक देश भारत के साथ मधुर व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। ताकि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था एवं बाजार का लाभ अतः प्रत्येक देश भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित करना चाहता है ताकि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था एवं बाजार का लाभ उसको भी प्राप्त हो सके। ताकि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था एवं बाजार का लाभ उसको भी प्राप्त हो सके। तो अतः अब हम ये समझ गए कि भारत की क्या स्थिति है वैश्विक पटल पर, है ना। समझ गए ना आप सब लोग कि भारत की क्या स्थिति है वैश्विक पटल पर और क्यों भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो हमने कल ये जान लिया था कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक बड़ा बाजार है और भारत कई क्षेत्रों में आज शीर्ष देशों की, अग्रणी देशों की सूची में आता है। फिर जब हम अपने सिलेबस की कल बात कर रहे थे बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि भारत के संबंध, हम बात करेंगे किस संबंध में, भारत के संबंध दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, जिसमें हमारी पहली यूनिट आती है भारत और उसके पड़ोस। क्योंकि देखिए कोई भी देश है, सबसे पहले जब संबंधों की बात आएगी तो देखा जाएगा कि आपके जो इमीडिएट नेबर है, यानी जो एकदम पड़ोसी हैं, उनके यहाँ क्या हाल है, उनके साथ आपके कैसे संबंध हैं, आपकी सरकारों के कैसे संबंध हैं। और वो संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं जैसे संबंध केवल, देखो शीर्ष स्तर पर जो हम बात करते हैं, एक संबंध होते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार के सरकार से संबंध। उदाहरण के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के संबंध, नेपाल पड़ोसी है, भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के संबंध, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा संबंध होता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, यानी नेपाल की कंपनियां का भारत में स्कोप और भारत की कंपनियों का नेपाल में स्कोप, भारत की कंपनियों का
श्रीलंका में स्कोप, श्रीलंका की कंपनियों का भारत में स्कोप। बिजनेस, वहां पर उन्हें कितना बिजनेस का फायदा है, यहां पर उन्हें कितना बिजनेस का फायदा है। तो एक हो गया G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार के संबंध। दूसरा होता है B2B, यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार संबंध, व्यापारियों के संबंध। और तीसरा होता है P2P, पीपल टू पीपल रिलेशंस। जैसे भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, भारत के लोगों की बेटियों की शादी इधर कुमाऊं वगैरह में कईयों की शादी वहां हुई है नेपाल में, नेपाल की लड़कियों की शादी यहाँ हुई है, कई उनके जोड़े यहाँ काम कर रहे हैं। भारत से कई लड़कियों की शादी पाकिस्तान में भी हुई है, पाकिस्तान से कई लोगों की शादी यहाँ भी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, एक होता है B2B और एक होता है P2P, पीपल टू पीपल रिलेशन, यानी कि सरकार के स्तर के संबंध वो एक तरफ है, बिजनेस टू बिजनेस व्यापारिक संबंध जो हमारे हैं, और तीसरा है लोगों से लोगों के बीच में, क्योंकि पूरे दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं हम साझा संस्कृति देखते हैं। हमारी संस्कृति जैसे नेपाल है, भारत है ना, इधर आप आ जाइए भूटान है, ठीक है, श्रीलंका है। तो बुद्धिज्म सबको जोड़ रहा है, बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, तो बौद्ध धर्म आप देखिए नेपाल में भी बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला है, और भारत में भी बड़ा बोलबाला है। और इसके अलावा बोलबाला इन द सेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ पर उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध, और आपका श्रीलंका में भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति हमें आपस में कनेक्ट कर रही है। तो कई स्तर पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो अध्ययन किया जाता है वो किसके बीच में किया जाता है, किसी भी देश के पड़ोसी देशों के साथ। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों को हमें इसमें समझना होगा। और हम सभी जानते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें दो देश परमाणु शक्ति संपन्न देश। हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसियों में आप देखिए, अगर आप अपने पड़ोसियों की बात करें तो हम सबसे पहले इसको साधारणता समझने के लिए समझते हैं सार्क को। किसको समझते हैं, सार्क को। सार्क हमने आपको वैसे पहले पढ़ा भी रखा है, सार्क जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए। सार्क एक संगठन है जिसे हम हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, केवल समझना है। सार्क को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षेस। दक्षेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये आपको जरूर नाम याद होना चाहिए, कभी भी हम आपसे पूछे तो आप ये हमें बताएं। सार्क, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, अंग्रेजी में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इसकी स्थापना हुई, और काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, सार्क की। तो सार्क का जिक्र क्यों आया, क्योंकि हमारा पहला ही यूनिट है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत के संबंध उसके पड़ोसी देशों के साथ। अब यहाँ पर एक टर्म समझिए, संगठन का नाम जो है, हालांकि ये संगठन आज के समय उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है, उतना ज्यादा इसका महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि कारण है उसके, भारत पाकिस्तान की राइवलरी सबसे बड़ा कारण है। दक्षिण एशियाई, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, दक्षिण एशिया, यानी एशिया में दक्षिण क्षेत्र में, साउथ में, तो भारत सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया का दक्षिणी क्षेत्र, तो ये है भारत देश। अब इसमें सारे वो देश आते हैं जो भारत के पड़ोसी देश है। तो कौन कौन से देश है सार्क में, तो हम जानते हैं, एक तो सबसे पहले हमारा भारत ही सार्क का मेंबर है। भारत के अलावा इसमें पाकिस्तान है, याद होने चाहिए आपको, पता है ना कितने देश है टोटल, 8। अफगानिस्तान है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, नेपाल भूटान, नेपाल भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, और ये सब देशों में आप चीज देख रहे होंगे, सब पड़ोसी तो हमारे, और मालदीव। ये भारत के पड़ोसी देश है। भारत के दो पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं है। ये अंजू, भारत के दो पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं है, वो है चीन और म्यांमार। क्योंकि चीन को हम दक्षिण एशिया में नहीं रखते, चीन पूर्वी एशिया में आ जाता है, और म्यांमार जो है आपका, म्यांमार बर्मा, इसे हम दक्षिण पूर्व एशिया में रखते हैं। तो ये सार्क का नहीं, आसियान का मेंबर है। हाँ जी, तो जरा एक चीज देखिएगा जरा इधर सभी लोग, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये सारे पड़ोसी देश है भारत के। इन सभी पड़ोसियों में आप बात करें, दक्षिण एशिया के देश हैं, ये सारे कहां के हैं, दक्षिण एशिया के। इन देशों में बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। इन सब देशों में सबसे, भाई पाकिस्तान से भी बड़ा है भारत, अफगानिस्तान से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनमें सबसे बड़ा देश है भारत। किन मामलों में, क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जी हाँ भाई, सब एरिया में साइज में भारत से छोटे हैं। क्या इकोनॉमी में सबसे बड़ा है, जी हाँ, इन सब में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भारत है। ठीक, क्या जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जी हाँ, जनसंख्या में सबसे बड़ा भारत। क्या अगर हम बात करें साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन सब में सबसे आगे भारत है, जी हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनमें सबसे आगे भारत है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, तो इन सब की तुलना में जो बेहतर डेवलपमेंट है वो कहाँ है आपका, भारत में है। तो भी हमें समझना है कि भारत के सामने चैलेंज भी बहुत सारे हैं। चैलेंज ये है कि जितने छोटे छोटे देश हैं, ये देश केवल भारत के पड़ोसी नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ देश चीन के भी पड़ोसी हैं, और कुछ तो भारत और चीन के बीच में सैंडविच है। सैंडविच समझते हैं, दो के बीच में फंसे हुए, जैसे भूटान, जैसे नेपाल, तो वो भारत और चीन के बीच में है। तो अगर भारत के दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, चीन। अब इन सब की तुलना में तो भारत बहुत आगे है, लेकिन भारत और चीन की तुलना करने लग जाए तो फिर भारत कहीं पिछड़ता हुआ दिखता है। भारत और चीन में क्षेत्रफल में कौन आगे है, चीन। भारत और चीन में इकोनॉमी में कौन आगे है, चीन। भारत और चीन में डेवलपमेंट में कौन आगे है, चीन। भारत और चीन में ग्लोबल से में कौन आगे है, चीन। यानी कि ग्लोबल से मतलब दुनिया में जिसका ज्यादा बोलबाला है। तो चीन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है। तो भारत को अपने संबंध इनके साथ भी मेंटेन करने रहते हैं, और भारत को अपने संबंध चीन के साथ भी मेंटेन करने हैं। म्यांमार हमारे लिए कोई उस तरह का बड़ा थ्रेट नहीं है, म्यांमार कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, और म्यांमार बहुत बड़ा थ्रेट भी नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी देश होने के नाते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी का मामला है, हमें म्यांमार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमें खतरा रहता है कि म्यांमार चीन की गोद में न बैठ जाए। पाकिस्तान तो चीन की गोद में बैठा ही रहता है। अफगानिस्तान जो है उसके साथ तालिबान सरकार है, वहां पर तो सरकार भी ऐसी है कि तालिबान है। तो हम अपने संबंधों को रिवाइव करते रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छे संबंध रहे, क्योंकि फिर अगर अफगानिस्तान के साथ भी संबंध खराब होंगे तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में ऑलरेडी हो रखे हैं ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ हामिद करजई, है ना, हामिद करजई का नाम सुना है आपने, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो उनके साथ उनके समय पर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया पिछले 20 सालों में, तो वो प्रभावित ना हो और तालिबान भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन नेपाल को भी थ्रेट है चीन का, तो चीन का खतरा में यहाँ है। चीन का खतरा, ये तो पूरा चीन ले ही गया। भूटान के साथ भी अब देखिए चीन अपने बॉर्डर को रिवाइव कर रहा था बीच में, आपको पता है, भूटान, मैंने बताया भी था आपको कि भूटान और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर बातचीत चल रही है। फिर बांग्लादेश जो है वो न्यूट्रल संबंध रखता है, जो अभी कल बता रहे थे आपको, वहां की जो सरकार है, कौन है सरकार है वहां पे, शेख हसीना की गवर्नमेंट। लेकिन अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट का जो विजिट हुआ तो चाइना, वहां पर थोड़ा सा उनको इंसल्टिंग फील हुआ। तो ये, और बांग्लादेश में बड़े तगड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये हमारे लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। आज का अखबार भी आप देखें आप लोग, मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश में जो लगातार हिंसा हो रही है, आपको पता है ना, बांग्लादेश में आरक्षण का जबरदस्त विरोध हो रहा है, वहां लोग सड़कों पे आ गए, आरक्षण हटाओ। और इस चक्कर में वहां पर क्या हुआ है, 170 से ज्यादा लोग मर गए हैं और बड़े स्तर पर हिंसा हो गई है। इस वजह से वहां पर भारत के लिए एक बड़ा समस्या क्यों बन रही है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम भारत के लिए समस्या क्यों है, क्योंकि वहां पर अगर ज्यादा लोग इधर उधर होंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि लोग भागेंगे और भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो हमारे यहाँ घुस जाएंगे। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो सीएम है, वो तो बोल रही हैं कि हमें
अब उनका बयान देखिए ना, कितना जबरदस्त बयान है। हम पड़ोसी देश होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वहां से लोग आए तो वो फिर भारत में आए, भारत उनको शरण दे। मतलब बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है वो देना चाह रहा है शरण। हमारी खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है और हम उनको शरण दे, तो मानवीय नाते पे तो शरण दी जा सकती है। लेकिन क्या इसके पीछे राजनीति तो नहीं है कि वो लोग आए वो शरण दे फिर वो वहीं बस जाएंगे, बाद में कल के दिन वो ममता बनर्जी का वोट बैंक बन जाएंगे? क्या ये तो नहीं है पॉलिटिक्स? तो बहुत बड़ी चिंता की बात रहती है हमें, जो समझनी होती है। तो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, ये तो चीन की गोद में बैठ गया था बेचारे, का क्या हाल हुआ था अभी 2 साल पहले, है ना? अब जैसे तैसे रिवाइव कर रहा है। और ये मालदीव फिर तो हम ये देख रहे हैं कि भारत, मालदीव का तो हाल आपको पता ही है ना, मुझे सरकार जो है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने पड़ोसियों को कैसे हम अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ के रखें, क्योंकि आगे की बात तो आगे होगी। सबसे पहले किसको हमें मेंटेन करना है? रिलेशंस कॉर्डियल पड़ोसी के साथ। और पड़ोसियों में जो सबसे बड़ा हमें खतरा लगता है वो ये है कि हमारे पड़ोसियों को प्रभावित लालच से, धन से, किसी और प्रकार से करता है कौन? चीन। तो सबसे बड़ी बात तो ये भारत और चीन के संबंध, क्योंकि यहां इस पूरे खित्ते में, उर्दू शब्द में बोलते खित्ता, एरिया, क्षेत्र में जो बड़ी ताकत है वो है भारत और फिर चीन। ये दो देश बड़ी ताकत है। तो इनके बीच में जो संबंध है, अब ये सारे देश इतने चालाक हैं कि दोनों से अपना लाभ भी लेते हैं। है तो एकदम भारत के पड़ोसी है देश, लेकिन चीन की इनके ऊपर नजर रहती है क्योंकि चीन इनके माध्यम से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। फिर दूसरा पॉइंट, आप पहला फोकस आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हमारी चीन का, इनके ऊपर जो प्रभाव रहता है उसको किसी तरह से हम बैलेंस करें, काउंटर करें। दूसरा, इनमें भारत और पाकिस्तान के संबंध सदाबहार दुश्मनी वाले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तो वो नफरत के आधार पर ही जन्म हुआ। और शुरुआत से लेकर आज दिन तक भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान अब भारत से कोई सीधी लड़ाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर जरूर कर रहा है। और ये शब्द आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी वॉर? यस यू विकेश, you are an intelligent guy, you can answer this. What do you mean by proxy war? है वेबसाइट वॉर? हाँ भाई, प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? देखो ये लड़का बात बिल्कुल सही बोलता है, बात बिल्कुल सही। हाँ भाई आयुष, ऑनलाइन को बताएगा प्रॉक्सी वॉर। अरे कॉलेज वॉलेज में तुम्हारी प्रॉक्सी नहीं लगी क्या कभी? प्रॉक्सी क्या होती है? जैसे हम अपने कॉलेज में जब हम पढ़ने जाते थे, तो मान लीजिए कभी मैं क्या करता था, या कोई दूसरा, मैं नहीं जाता था या मेरा दोस्त नहीं आया, जैसे उसका रोल नंबर बोलते थे मैडम या सर, मैं पीछे बेंच के नीचे प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। टीचर कई बार देखता नहीं ना, वो ऐसे कॉलेजों में तो ये होता है हर लेक्चर में अटेंडेंस होती है तुरंत, हे मंगला मंगला, हमारी टीचर जल्दी 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 जल्दी। और किसी ने भी आवाज, तो प्रॉक्सी लगा दी। या कई बार वो शीट आती थी कि अपनी अटेंडेंस लगा दी थी, तो अपने अटेंडेंस तो लगाई, दोस्त नहीं आ रखा है उसकी भी लगा दी, क्योंकि कॉलेज में तो 75% अटेंडेंस बहुत आवश्यक होती है। वो नहीं मिल पाता, आपको एग्जाम नहीं दे पाते। ये कॉलेज नहीं था हमारा हमारा ठीक है। तो ये भी डुएबी तो छोड़ो, जो प्रॉपर कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज, वहां पे तो प्रॉपर अटेंडेंस ही होती है ना। तो फिर क्या हुआ, तो वहां प्रॉक्सी लगती थी। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? अपने स्थान पर, यानी अपनी उपस्थिति, आप डायरेक्ट नहीं है, दूसरे के माध्यम से काम कराना। तो भाई साहब ने क्या बोला कि आज पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध नहीं करता, लेकिन कुछ टेररिस्ट आउटफिट हैं उनके माध्यम से भारत पर हमला कराता है। अभी हाल ही में देखो जवान कितने शहीद हुए, 5 तो हमारे सीधा उत्तराखंड के जवान शहीद हुए थे, गढ़वाल राइफल के। उसके बाद फिर जवान शहीद हुए। तो और लगातार आतंकवादी घटनाएं होती है, आए दिन जम्मू कश्मीर में ये चीजें होती है। पिछले कुछ समय से रुकी थी, फिर होने लगी आजकल। ये होती है प्रॉक्सी वॉर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तो बिल्कुल खट्टे हैं, खराब संबंध है, और उसका असर देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में व्यापार, सर दोनों, मुझे कुछ पूछना है सर। एक सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। दोनों देशों के बीच में व्यापार, दोनों देशों के बीच में जो क्रिकेट संबंध है उस पर भी असर पड़ता है। कई बार एकदम विरोध जताया जाता है कि भाई नहीं खेलना क्रिकेट, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमें ही मार रहे हैं। तो तमाम तरह की बात की जाती है। फिर फिल्म जगत के संबंध,
सॉफ्ट रिलेशंस की जब आप करते हैं बात, तो देखो रशिया में भारत के गाने बहुत सुने जाते हैं। आपको पता है ना, रशिया के लोग हिंदी सीखने के लिए बहुत ललायत है। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज, तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेशन पे प्रभाव डालते हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो डायरेक्टली आप देखिए हिट है। और पाकिस्तान किसको यूज कर रहा है, किसको यूज कर रहा है हमारे पे हमला करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए? टेररिज्म को। टेररिज्म एक वेपन, एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम प्रॉक्सी वॉर। ठीक है। हाँ बोलिए सीमा जी, क्या बोलना चाह रही है? सर ये बहुत दिन से जिज्ञासा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे चीन है, वो अपने बॉर्डर पे दीवार बना सकता है, ये जैसे तार तो अपने यहाँ भी लगे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? जहां तक संभव हो, जहां बन सके, हम दीवार क्यों नहीं बनाते? क्या वजह है, क्यों हम इतना दब रहे हैं? और जो तार जहां पे नहीं है तो वहां पे कुछ और व्यवस्था है। अब तो बहुत, सर ये कहेंगे अपना देश बहुत तरक्की किया है, बहुत सारी मतलब परिवर्तन पहले से हुआ, पहले तो काफी मतलब कमजोर था इस मामले में, तो हम दीवार क्यों नहीं बना सकते? मुझे ये जानना आपसे। आपका ये प्रश्न है कि हम भारत और चीन की सीमा में तार बाड़ की। भारत चीन, सर हाँ, भारत चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, मैंने तो पाकिस्तान है सबसे बड़ा दुश्मन अपना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? किस दबाव में है कि नहीं कर पा रहे हैं? हमें क्यों रोका जा रहा है? चीन क्यों बना ले गया, उसको क्यों नहीं रोका गया, ये जानना है। आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। पहली बात तो यह है कि भारत और चीन की जहां तक बात आती है, तो भारत और चीन की जो सीमा है वो सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ना तो हमारी साइड से ना उनकी साइड से। हम जिन क्षेत्रों पे दावा करते हैं चीन उनको ठुकराता है, और चीन जिन क्षेत्रों पे दावा करता है तो हम उसको ठुकराते हैं। यानी चीन हमारा दावा नहीं मानता, हम चीन का दावा नहीं मानते। 1914 का जो समझौता है मैकमोहन लाइन का, हम कहते हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चीन उसको नहीं करता। आगे आप जब पढ़ेंगे भारत चीन संबंध तो आप उसको देखेंगे। तो आप समझिए भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर है। चीन ने हमारा पूरा पूरा एक एरिया अक्साई चीन का कब्जा रखा है 1962 से। चीन पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश में दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है। तो ताड़बाड़ बॉर्डर ये चीन के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहली बात, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेंसस नहीं है कि आपका कौन सा एरिया हमारा कौन सा एरिया है। दूसरा पॉइंट, भारत और चीन की सीमा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सी नदियां हैं, बहुत से पहाड़ हैं, और कई कई जगह क्या है, झील है, जैसे पैंगोंग सो लेक। अभी हमारे जवानों की डेथ हुई थी, आपको पता होगा, पैंगोंग सो लेक में रेकी करते हुए। तो झील है, अब आप सीमा, आप बॉर्डर बना रहे हैं लेकिन बीच में झील आ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। बीच में कहीं पहाड़ आ जाए तो पहाड़ में आपका तार, आपने पहाड़ में तार लगा भी दी एक बारी के लिए, अगली दिन बर्फबारी हो गई तो आपकी तार तो वो बर्फ के अंदर ही दब गई। कहाँ है तार, कहाँ है बॉर्डर, कुछ पता नहीं लगता। तो बड़ी समस्या क्या है हमारे सामने, हमारा भूगोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पाकिस्तान की जहां तक बात रही, पाकिस्तान के साथ बहुत हद तक हमने सीमा में जो है बॉर्डर में क्या कर दिया है, फेंसिंग कर दी है। जो आप बोल रही है ना ताड़ बाड़, इसके लिए फेंसिंग शब्द का प्रयोग होता है। फेंसिंग हमने करी है, लेकिन बॉर्डर कौन सा है आप समझ रहे हो? जो आपका राजस्थान बॉर्डर है वो डेजर्ट वाला है, तो कई बार गर्मियों में जब ये लू वगैरह चलती है, सैंड ड्यून्स उठते हैं, तो वो बॉर्डर की जो ताड़ बाड़ है वो भी दब जाती है। रेत के बड़े बड़े टीले उठते हैं और वो ऊपर उसको पूरा दबा देते हैं। तो वहां पर भी बॉर्डर बनाना आसान है, आप ताड़ बाड़ करिए, पर वो बार बार टूटता जाता है, दब जाता है, बहुत सी दिक्कतें आती है। तो भी हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेकी करती रहती है। रही बात ऊपर, जो आप राजस्थान से ऊपर आ जाइए तो आप देखते हैं कि हमारा जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर बॉर्डर प्रॉपर है। आप वाघा अटारी बॉर्डर आपने देखा होगा, प्रॉपर सीमांकन है, बिल्कुल हो रखा है। वो बहुत पहले नहीं था, वहां पर दिक्कत आती थी। एक मूवी आई थी सरबजीत, सरबजीत नाम की एक मूवी आई थी, ऐश्वर्या राय, रणदीप हुड्डा उसमें थे। तो वो उस टाइम तो क्या था, ऐसे ही पार करके कोई चला गया, कोई भूले भटके चला गया, कहीं से ताड़ बाड़ काट, देखो बहुत बड़ा बॉर्डर होता है। तो हर जगह हर टाइम पे मुस्तैदी कोशिश तो पूरी की जाती है, पर कई बार चूक हो जाती है, घुस जाते हैं लोग, अंडरग्राउंड घुस जाते हैं। दूसरा, आपने एक पिक्चर देखी थी, वो मुन्ना कौन सी, बजरंगी भाईजान, सुरंग बना बनाकर, ताड़ बाड़ तो आपके ऊपर ही ऊपर होगी, सुरंग बना बनाकर भी यहाँ पर जो है लोग जो गलत मंसूबों के साथ है, सुरंग ही सुरंग से नीचे से उस बॉर्डर से इस बॉर्डर पार निकल जाते हैं, तो भी दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात क्या है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा समस्या वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में ही हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने कोशिश की, लेकिन अभी आपको पता होगा, परसों एक व्यक्ति एक नदी में बह गया, और वो नदी में उसकी पानी में बहा, वो डेड बॉडी मिली उसकी पाकिस्तान में। क्योंकि भारत से बहुत, भारत ऊपर ऊंचाई के एरिया में, पाकिस्तान निचले हिस्से में, तो जब पानी बह के जाएगा तो पानी को नहीं पता है हिंदुस्तान है पाकिस्तान है, ये तो हमने बनाया बॉर्डर।
तो फिर क्या होती है, दिक्कत आती है, यहाँ पर तार बाड़ नहीं लगा सकते आप प्रॉपर। क्यों? क्योंकि कहीं पर नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है। मैदानी क्षेत्र में ताड़ बड़ा आसान है, लेकिन कहीं पर पठारी क्षेत्र आता है तो बहुत सी समस्या हो जाती है। तो कई तरीके से निगरानी रखी जाती है। कई कई जगह तो नदी बॉर्डर है, नदी के इस पार ये, नदी के इस पार ये। अब आप कहाँ ताड़ बाड़ लगाएंगे, वो उस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, ऐसा नहीं। तो नदी ही बॉर्डर है, नदी के उस पार आपका इलाका, नदी के इस पार हमारा इलाका। कई बार लोग नदी को तैर के पार कर देते हैं, सुरंग के माध्यम से पार कर देते हैं। कई तरह की समस्याएं आती हैं। इतनी मुस्तैदी के बावजूद आप सुनते होंगे ना कि कैसे ये संभव हो पा रहा है। फिर दूसरी बात यह है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिलता है उनको। अब वो घुस भी गए ना अंदर आतंकवादी, तो वो छिप कहाँ रहे। तो कई बार आपको पता है सर्च ऑपरेशन चलता है। जंगल है ना, जंगल, जंगलों में बहुत दिक्कत होती है। जैसे नक्सलवादी तो पहले ये तो पाकिस्तान से आते हैं, नक्सलवादी का तो ये पूरा भारत के ही अंदर है। हमारे, हम उनको नहीं ढंग से पकड़ पाते, क्योंकि भूगोल इतना तगड़ा है, ज्योग्राफी इतनी तगड़ी है, इतने घने जंगल है, नदियां हैं, बंकर है, कहीं कहीं छिप जाते हैं लोग। इतना ज्यादा उनको डिटेक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और कश्मीर में बड़ी समस्या ये होती है, कई बार ये मामला है, लोग अपने घर में छिपा देते, कुछ लोग जो होते हैं मिले हुए, वो अपने घर में छिपा देते हैं। हाँ, राजौरी में शरण दी थी, और वो कई बार ऐसी दिक्कत। आपने गदर मूवी देखी थी? गदर मूवी, कैसे उनको छिपाया जा रहा था, अमीषा पटेल और उसको, फिर वो जैसे छिपा के रखा हुआ था उसको, तो वो उसके बदले उसको बोली थी अपने गहने दे, ये दे, वो दे। अब इतने सारे लोगों के घर में, तो आप इतने सारे लोगों के बीच में कोई कहाँ पे किसी को कहाँ छिपा दिया, ये पता लगाना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सर्च ऑपरेशन चलते हैं, कम्बैट चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सरकार के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर ही संबंध में बात हो। और भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। पाकिस्तान तो चाहता भी नहीं था कि इस बार ये मोदी सरकार दोबारा आए, क्योंकि इसको पता है ये सरकार जब तक रहेगी, बातचीत दोनों के बीच में होनी नहीं है। तो भी अब सरकार ये वापस आ गई है, तो अब अगले 5 साल तक देखते हैं क्या संबंध रहते हैं, फिर से वही रहेंगे। तो रही बात पाकिस्तान की, आप समझ गए, और बाकी देशों की हम बात कर रहे थे। तो अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं। ये तो इनका प्रश्न आ गया, तो वहां पे हम दूसरी तरफ चले गए। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि भारत और चीन के बीच में तो है राइवलरी, ठीक है, किस तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक पावर को लेकर है। बड़ी बात यह है, यहाँ पर 3 देश इस पूरे क्षेत्र में, आप देखिए, इनके पास परमाणु शक्ति है, परमाणु शक्ति है। और वो 3 देश कौन है जिनके पास परमाणु शक्ति है? वो 3 देश हैं इसमें, आप देखिए, भारत, भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न। सबसे पहले चीन ने टेस्ट किया, भारत ने टेस्ट किया, फिर और भारत के बाद पाकिस्तान ने। अब जब परमाणु शक्ति की बात आती है, तो समस्या खड़ी हो जाती है, ग्लोबल कंसर्न राइज होता है कि अगर इन देशों के बीच में विवाद बढ़ता है, और विवाद इस हद तक बढ़ता है कि वो युद्ध के मोर्चे पर पहुंचता है, और युद्ध भी इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंचता है कि कहीं परमाणु हथियार के उपयोग की बात आ जाती है, तो फिर ये केवल भारत और इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कोई आया क्या? तो आप समझ रहे हैं, भारत को यह भी चीज देखनी पड़ती है कि हमारे दोनों तरफ जो देश हैं, उनमें दो हमारे शत्रु देश, शत्रु देश क्या बोले आप? चीन वैसा शत्रु भी नहीं है, लेकिन चीन को, आपको पता है चीन हमारे लिए खतरा बहुत बड़ा है, चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो जन्मजात ही शत्रु है। और बड़ी समस्या ये है हमारे लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि ये दोनों देश आपस में मित्र हैं। कौन? पाकिस्तान और चीन। और वो दोनों देश इसलिए मित्र हैं क्योंकि दोनों भारत के कहीं ना कहीं हितों के दुश्मन हैं। और दुश्मन का दुश्मन, यानी भारत का दुश्मन पाकिस्तान और भारत का दुश्मन चीन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो दोनों आपस में दोस्त बने हुए हैं, और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है। तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या ये बनती है कि एक समय पर दोनों को कैसे हम काउंटर करें। और आप खुद देखिए, अभी हम सीमा की बात कर रहे थे, तो इधर गुजरात से लेके, गुजरात, गुजरात का बॉर्डर वैसे ही आपको पता है कैसा है, कैसा है, दलदलीय क्षेत्र है। गुजरात से लेके पूरा का आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर से लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और इधर आपका उत्तराखंड हो गया, और फिर आपका हो गया सिक्किम, और आपका हो गया उधर क्या, अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा क्षेत्र, पूरा वेस्ट से लेके नॉर्थ और नॉर्थ से लेके ईस्ट, इधर पाकिस्तान, इधर चीन। समस्या है भारत के सामने, बड़ी समस्या है, बड़ा लैंड बॉर्डर है हमारा। तो कैसे इतनी बड़े क्षेत्र में, कई हजार किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें सुरक्षा रखना, निगरानी रखना,
कितनी भी आप कोशिश करो, कहीं ना कहीं से तो कोई चूक होती है, और जरा से भी चूक होती है तो वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। पाकिस्तान के मामले में ज्यादा कंसर्न रहता है कि पाकिस्तान से घुस घुस के वो आतंकवादी आते हैं। चीन से कोई ऐसे आतंकवादी नहीं घुसते, पर चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा लगातार है, और कई बार अभी पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं चीन हमारी सीमाओं में घुस जा रहा है, हम चीन बोलता है हम उसकी सीमा में घुस गए, और उससे कई बार हिंसक झड़प भी हुई। आपको याद होगा 2020 में हमारे 20 के करीब जवान जो है शहीद हो गए थे चीन के साथ डिस्प्यूट। चीन के साथ हमारी गोलीबारी नहीं चलती, चीन के साथ, चीन वाले खतरनाक है, और वो क्या यूज कर रहे हैं, वो डंडों में लगा के लाते हैं, ब्लेड ब्लेड डंडों में उनके कील वील चुबा के लाते हैं और उससे मारते हैं। ये तो और खतरनाक है। पता है ना आपको, चीन, जो चीन की आर्मी है पीएलए, क्या है चीन की आर्मी का नाम, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और हमारे जवानों के बीच में जो झड़प हुई, तो वहां गोली गोली का तो इस्तेमाल नहीं होता, बम बंदूक पिस्तल का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां इस्तेमाल होगा किस चीज का होता है, वो डंडे से। और वो डंडे ऐसे लाते हैं, डंडे भी खतरनाक रहते हैं, डंडे में उन्होंने वो, अभी उन्होंने उनको भी तो मारा, किनको, फिलीपींस के, जो फिलीपींस पता है ना कहाँ है, फिलीपींस और साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट रहता है, भारत का मतलब चीन का और फिलीपींस का। तो फिलीपींस के कुछ जहाज घुस गए थे अंदर, और उधर चीन की नौसेना वो कर रही थी, रेकी कर रही थी। उन्होंने कहा तुम हमारे एरिया में कैसे घुसे, उनका जहाज पकड़ लिया, उनके लोगों को पकड़ा और डंडे डंडे से उनको मारा, उन डंडों में कील, उन डंडों में जैसे ब्लेड जैसा रहता है ना, आरी जैसा, नुकीली नुकीली चीजें, कटीले तार, उससे मार रहे। फिर ये जब न्यूज आई तो देखा कि चीन की आर्मी ने सेम ऐसा काम किया था, भारत में किया था, तो वो नया ही पैंतरा अपना रखा उन्होंने अलग से। तो है अजीब से ही दिमाग के। तो हमें क्या करना है, हमें काउंटर करना है, कैसे काउंटर करें, क्या करें, ये चीज हमें देखने वाली होती है। तो भारत की विदेश नीति इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और हमें अपने एक एक पड़ोसी देश के साथ संबंधों को रिवाइव करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया कि अगर मैं इन सब में बोलूं, आप मुझे बताइएगा जरा, कोई भी बच्चा, इन सब में किसी देश पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये देश जो है, चाहे वो छोटे छोटे देश भी हो, श्रीलंका है ना, मालदीव जैसे, नेपाल जैसे, भले ही हमें हमारे समर्थक लगते हैं, लेकिन यहाँ सरकार बदलती है और इनका जो है बिल्कुल मन भी बदल जाता है, तो कभी कभी चीन के एकदम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे हितों के खिलाफ चले जाते हैं। प्रियंका मुझे जरा बताइएगा, आप इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ अभी तक हमारे संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब जैसा हम बोलते हैं वैसा चलता है, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, आंख मूंद कर भी थोड़ा। हाँ बताइए। आंख मूंद कर तो नहीं कर सकते, थोड़ी सी आंख हमें खोल के रखनी पड़ेगी, पर हाँ थोड़ी सी, मतलब ऐसी पलके से ऐसे करते हैं ना, पूरा आंख में मूंदनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। कौन सा है वो, नेपाल, ये कह रही है मैडम नेपाल, आपका क्या मानना है, बांग्लादेश आपका क्या मानना है, श्रीलंका आपका क्या मानना है, भूटान आपका क्या मानना है, भूटान आपका क्या मानना है, आपका 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 ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा क्या मानना है, इनमें से कौन सा ऐसा देश है पड़ोसियों में जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई तू हमारे भरोसे के एकदम लायक है। पाकिस्तान बेटा तुम्हारे ही होगा बिल्कुल। सर हम भी बांग्लादेश बोलना चाहेंगे, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रेंडशिप है हमारी। बांग्लादेश के साथ हमारी ज्यादा फ्रेंडशिप है। और बच्चे भी बताना चाहो भाई। सर मीनू क्या भूटान। बोलेंगी, अंजू क्या बोलेंगी, हाँ बोलो। सर श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका। श्रीलंका, और भाई मीनू, श्रीलंका शायद। श्रीलंका, डॉली गिल, सर मैंने श्रीलंका बताया। ठीक है ठीक है। और भाई ये कौन है, Vivo V2 111, सर श्रीलंका श्रीलंका। कोई बोल रहा है श्रीलंका, कोई बोल रहा है नेपाल, कोई बोल रहा है भूटान। देखो भाई जरा, जो श्रीलंका और जो बाकी, पहले मैं और लोगों का जवाब दे दूं। एक बच्चा कह रहा पाकिस्तान, जो बच्चा पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है वो बच्चा का तो विदेश नीति में, ठीक है ना, लगता है इनके काफी मधुर संबंध है, कहीं चैटिंग तो नहीं चल रही है पाकिस्तान के साथ है, कहीं तुम भी जो जो एक वो लड़की कौन आई थी, सीमा वाला, सीमा हैदर, सीमा हैदर। उनका भी कोई नया मामला बन रहा है ऐसा कुछ, वो पाकिस्तान पे आग मूंद के विश्वास कर रहे हैं, इनको कभी सत्ता और वो मिलनी नहीं चाहिए, मतलब ये तो देश डुबा देंगे। है मजाक एक तरफ, पाकिस्तान के ऊपर तो आप सभी जानते हैं भरोसा, वो तो कहता है कि भारत को इतना कट मारेंगे, 1000 कट मारेंगे जब तक
पाकिस्तान का ऑन रिकॉर्ड बयान है, भारत को इतना नुकसान पहुंचाएंगे तो 1000 कट मारेंगे, ब्लीडिंग कराएंगे। हट पाकिस्तान। चलो, अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तो सरकारी तालिबानी है और है वहां तालिबानी, लेकिन वो भारत को अच्छा मानते हैं। और वो आपने क्रिकेट मैच के दौरान भी देखा होगा, वो कहते हैं पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान हार जाए, भारत को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप अफगानिस्तान चले जाओ, उन अफगानिस्तान की तालिबानियों के बीच में भी आप बोल दो आई एम फ्रॉम इंडिया, अगर तुमने बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तुम्हें इतने गुस्से से देखेंगे हो, और तुमने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के लोगों के प्रति उनके मन में थोड़ा सा सेंटीमेंट है। लेकिन सरकार जो है वहां पे वो तालिबानी है, तालिबान को अभी तक हम टेररिस्ट के रूप में ही, तो हम उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। पर ठीक है, ना खराब है ना अच्छे हैं, कोई खास हमें फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक ये पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे, पाकिस्तान से चिढ़ रहे, इधर भारत पाकिस्तान की बनती नहीं, तो हमारे लिए ठीक ही है। चलो, रही बात नेपाल की, कुछ बच्चे नेपाल पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। बेटे नेपाल के साथ हमारे संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लोगों के, जनता के। नेपाल के जो लोग हैं हमारे जो है ना, हम माता जानकी का मायका बताते हैं, वहां पे नेपाल से बहुत पैसा भी आया, अभी बहुत सारा सामान आया, भगवान राम का मंदिर बना। नेपाल के साथ पीपल टू पीपल बहुत अच्छे संबंध, बिजनेस भी वो चलता है, बहुत बहुत से नेपाल के लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं। यहाँ के लोग जो हैं उनके, ये मत सोचना कि नेपाल के लोग आते हैं, हमारा भी बहुत बिजनेस चलता है नेपाल में। कहीं तुम सोचो नेपाल के लोग यहाँ जॉब वॉब करते हैं, हमारे भी बहुत लोग वहां जाते हैं। दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन, बिजनेस रिलेशन बहुत तगड़ा है। लेकिन 3-4 मामलों में नेपाल का हमारे संबंध थोड़े गड़बड़ हुए। जैसे हमने नेपाल को बहुत मदद की 2014 में, जब आप वहां भूकंप आया था, काठमांडू पूरा तबाह हो गया, हमने कई बार पैसा दिया है। लेकिन नेपाल और भारत के बीच विवाद का कारण क्या है? अंग्रेजों की देन, वो भी एक संगोली संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ संगोली 1816। पहले नेपाल ने काफी एरिया बढ़ा दिया था अपना, आपको याद होगा, एक टाइम पे उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा और इधर हिमाचल का सिरमौर तक नेपाल के कब्जे में था। पता है ना आपको, ये उत्तराखंड पूरा देहरादून देहरादून नेपाल ने कंट्रोल कर लिया था एक टाइम पे, और उधर से आपका बिहार का और यूपी का भी काफी एरिया ने। संगोली की संधि के बाद आज का बॉर्डर डिफाइन हुआ। तो फिर भी भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिफाइंड है, तो भी कुछ एरिया में, कुमाऊं के क्षेत्र में, खासकर हमारे उत्तराखंड का जो कुमाऊं का क्षेत्र है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, नेपाल की सरकार ने नक्शा बना के इस पे दावा कर दिया, नया नक्शा जो जारी हुआ वो दावा किया और बोला भारत के कब्जे में ये क्षेत्र। अभी तो वो मुद्दा क्या है पूरा, जब हम भारत नेपाल संबंध पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन टेरिटोरियल थोड़ा सा क्या है, डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को इतनी हवा नहीं मिलती। पर जो अभी प्रधानमंत्री बन गए फिर से, केपी शर्मा ओली, वो इस मुद्दे को उठाते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में एक बड़ा बड़ा मुद्दा विवाद का, आप ये सोचिए, हम अधिकतम पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद की बात करते हैं, हमारा कुछ विवाद सीमा का नेपाल के साथ भी है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, नेपाल को यह पसंद नहीं है कि भारत हमेशा बोले कि भाई भारत अपनी पॉलिटिक्स के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से नेपाल की राजनीति को प्रभावित करे, कि नेपाल छोटा देश है, पूरी तरह भारत पे डिपेंडेंट रहता है। जब नेपाल का संविधान बन रहा था तो उस समय वहां मधेशी आंदोलन में, मधेशी समझते हो, नेपाल पूरा पहाड़ी देश है, लेकिन नेपाल का जो यूपी और बिहार वाला हिस्सा है ना, वो मैदानी क्षेत्र है, वहां मैदानी लोग रहते हैं। तो नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं और नेपाल के जो जो यूपी बिहार का क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, मधेशी प्रदेश बोलते हैं, मधेश, और जो ऊपर का है वो पहाड़ी। तो नेपाल का पहाड़ी और नेपाल के जो मैदानी लोग हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, ज्यादा चलती वहां पहाड़ी लोगों की है, क्योंकि ज्यादातर देश का हिस्सा क्या है, पहाड़ी। लेकिन ये नेपाल के जो मैदानी लोग हैं इनको ज्यादा अधिकार संविधान में देने की बात नहीं चल रही थी। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हमने भी नेपाल सरकार को बोला इनके अधिकारों की बात करो, नेपाल की सरकार और उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। तो भारत ने भी विरोध, भारत ने क्या किया, नेपाल को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, सबक सिखाने के लिए बोल दो, नेपाल को सप्लाई प्रभावित कर दी। जो नेपाल को सप्लाई वगैरह जाते हैं ना, वो ब्लॉकेड हो गए। अब सारा सामान नेपाल को जाता कहां से है, भारत से जाता है, वो ब्लॉकेड कर दिया। नेपाल 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ, अगर यहाँ से ट्रक नहीं जाएंगे, सामान नहीं पहुंचेगा, तो नेपाल में दिक्कत हो जाएगी। अब इस मुद्दे को वहां की पार्टियों ने उठा दिया लोगों के बीच में, और नेपाल के कुछ लोग इस बात से भड़क गए। तो थोड़ा सा नेपाल के लोग हमसे नाराज भी हैं, खासकर हमारी सरकार से, कि इन्होंने हमारी ब्लॉकेड की। मतलब अब नेपाल को लगने लगा है भारत अपनी ज्योग्राफी का फायदा ले रहा है, कि हम भारत से 3 तरफ से घिरे हुए हैं, सारा सामान भारत से आता है, और अगर हम किसी दिन भारत की बात नहीं मानेंगे तो भारत हमारा रास्ता बंद कर देगा। इसीलिए वो अब हमें, देखो चीन की तरफ उनका वो हो रहा है, वो चाहते हैं चीन वाला बॉर्डर खुल जाए उनका, चीन से, लेकिन चीन वाला बॉर्डर है टफ, वहां पहाड़ है, ये क्षेत्र यूपी बिहार से सामान जाता है वो आसान है,
हमारे कुमाऊं से सामान जाता है वो आसान है, तो फिर नेपाल को ये भी समझना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप खुद सोचो, आप हर तरफ से फंसे हुए हो, पर आपको ये लगेगा कि ये आदमी हमारी ऐसी जरूरत ना बन जाए कभी। चाहे कोई आम आदमी भी, वो भी नहीं चाहेगा ना कि हम पूरी तरह एक ही पे निर्भर रहें। तो नेपाल पूरी तरह भारत पे निर्भर, भले उसको पता है कि मैं पूरी तरह, लेकिन वो फिर भी झुके क्यों? बात वही आ जाती है ना टशन वाली, हम झुके क्यों? हम एक स्वतंत्र देश है। तो वही वाली बात है कि नेपाल की ये भावना भी भड़का दी गई है लोगों की। समझ रहे हैं बात को? फिर तीसरा काम, मतलब आग में घी डालने का काम करेगा चीन। चीन बोलेगा हाँ नेपाल, क्या प्रोजेक्ट लगाने तुम्हारे यहाँ, लगाओ प्रोजेक्ट, लगाओ ये लगाओ वो लगाओ, ये सारी विवाद रहते हैं, तो चीन पैसा देता है। चौथी बात यह है, नेपाल से वहां हर बार इतनी बाढ़ आती है, ऊपर से पानी आता है और हमारा यूपी बिहार बह जाता है। हम नेपाल को बोलते हैं कि आप बांध बांध का काम कीजिए, ये वो कीजिए, तो नेपाल, अब नेपाल को करना पड़ेगा ना वो। अब आप प्रेशर भी नहीं डाल सकते, लेकिन नेपाल अगर उस तरफ काम नहीं करेगा तो हमारे यूपी बिहार में बहुत बाढ़ आती है। आपको पता है ना, पहाड़ जो गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा, गंडकी, कोसी, तो बड़े स्तर पर जो है हम देखते हैं वहां से पानी आता है। तो कई जगह वैसे बातचीत चल रही है, हमारे कई परियोजनाएं भी चल रही है, बांध परियोजनाएं, तो कई स्तर पर हमारा नेपाल के साथ अच्छे संबंध रहे, लेकिन कुछ मामलों में विवाद है। और अब जो सरकार आ गई है, अब कुछ दिन तक, जब तक ये रहेगी, जब तक ये सरकार गिरती नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये अभी पीएम बन गए भाई रिसेंटली। इनसे पहले कौन थे पीएम? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो प्रचंड जब पीएम रहते हैं तो हमें चिंता नहीं रहती। ये आदमी जब पीएम बन जाते हैं हमारे सिर में दर्द रहता है, क्योंकि ये ओली दे देते हैं गोली, ये कभी भी बदल जाते हैं। और ये ज्यादा चीन वाले हैं, ये भारत की बजाय किसको प्रायोरिटी देते हैं? चीन को। हम बोलते हैं नेपाल क्या हम देंगे, हम है ना, बोलते ना तुमसे नहीं, चीन, चीन हमारी मदद है। तो चीन को जरा, इनका चीन के साथ लवी डवी है, हमारे साथ थोड़ा खराब है, तो हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। और ये इस टाइम पीएम बन गए। क्या नाम है इनका? सब बच्चे ध्यान रखेंगे नाम, क्या नाम है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जो कभी भी दे देते हैं गोली। ठीक है, चलिए अब बात आएगी भूटान की। बच्चों वो देश भूटान है जिसपे हम आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। भूटान और हमारे संबंध इतने अच्छे हैं। भूटान और भारत के संबंध शुरुआत से ही अच्छे हैं। और भूटान तो आर्मी भी नहीं रखता प्रॉपर। भूटान की आर्मी जो रॉयल भूटानीज आर्मी है, उसको ट्रेनिंग भी हम देते हैं। भूटान ने बोल रखा है सब कुछ मेरा भारत है, भारत ही मेरी रक्षा करेगा। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी किसके साथ, किसके ऊपर है? बिल्कुल ऐसा रिलेशन है खास, बिल्कुल खास, हम खास। लेकिन हम देखो कितना उसको, कितना इज्जत करते हैं उसकी। हम भूटान को पूरी की पूरी क्या देते हैं? छूट। भूटान पूरा फ्री है। हमने कभी ये नहीं करा कि भूटान को कब्जा दो। हमने कहा भूटान छोटा सा है पर उसका अस्तित्व बना रहेगा, वो एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र ही रहेगा। बस हम ये बोलते हैं भूटान, जरा तुम दूसरे देशों के साथ जब बात करोगे ना, तो थोड़ा सा हमसे भी पूछ के बात करना है। यानी जब भी भूटान अपनी विदेश नीति बनाता है, फ्री देश है ना, तो अलग देशों के साथ रिलेशन रख सकता है। लेकिन जब भी भूटान किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाएगा, तो एक बार भारत से कंसल्ट करेगा, यानी भारत भी एक पार्टी होगा। अगर भूटान का नेता बैठा हुआ है तो भारत का भी बैठा रहेगा, ताकि उससे बात क्या कर रहा है, किस तरह की बात हो रही है। आपको पता है भूटान दुनिया के ज्यादा देशों से बात भी नहीं करता। भूटान के अमेरिका के साथ रिलेशन ही नहीं है। भूटान की कई देशों के साथ फॉरेन रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि भारत, भूटान की फॉरेन पॉलिसी भी ज्यादा हद तक कौन देखता है? भारत ही देखता है। भूटान की रक्षा का भी मामला कौन देखता है? भारत। अब यहाँ चीन को बड़ी मिर्ची लगती है, चीन डोरे डालने लगा है। अब अगर हम थोड़ा सा ये बोल दें कि भूटान जरा चीन के बारे में ये मत करो, मत करो, भूटान के मंत्री ने चीन का दौरा किया था, अगर हम ये वाली बात बोल देंगे ना कि भूटान मत जाओ, तो फिर चीन भूटान को भड़का देगा। देखो देखो, भारत तो तुम्हें अपने हिसाब से चलने भी नहीं दे रहा है, तुम यहाँ आ रहे हो, भारत आपत्ति कर रहा है। बेटे कहते हैं ना, बात बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ती है। तो हमने भूटान के मंत्री होके आए चीन, उन्हें हमने जाने दिया, हमने कहा जब वो आ गए तो देखो कितने समझदार है। जब वो भारत आए, वो भूटान आए वापस, उसके कुछ दिन में, तुरंत एक दो दिन बाद वो भारत आ गए और दिल्ली में खुद ही बताने आ गए हमने ये बात की, हमने ये बोला, चीन ने हमें ये बोला, हम आपने ये। अब हमारे बीच में कोई समझौता होगा तो भूटान ने साफ बोल दिया है, अगर भूटान और चीन के बीच में समझौता होगा तो भूटान ने चीन को भी बोल दिया है, इसमें एक पक्ष भारत भी होगा। यानी जब भी भूटान और चीन के बीच में कोई बातचीत होगी, भारत भी वहां पर बैठेगा। तो है ना भूटान अच्छा। भूटान को अभी हम ऐसा मान के चल सकते हैं
ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है बेटे, जो नेपाल वाले थे ना, वो देख लो जरा, भूटान को देख लो, नेपाल इधर उधर कर देता है, भूटान नहीं करता। और भगवान ना करे, टच वुड कर लेता हूँ, पता लगा कहीं कहीं भी भूटान ही बदल गया। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का तो क्या कहना। बांग्लादेश में मोदी जी और हसीना जी की बहुत बनती है, दोनों के अच्छे रिलेशन है, मतलब देशों के, दोनों देशों के अच्छे रिलेशन है। और रही बात किसकी, जो वहां की जो दूसरी पार्टी है, जिसकी मुखिया है खालिदा जिया, वो जेल में, वो वहीं रहे तो अच्छी है, क्योंकि वो तो खतरा भी उत्पन्न कर देती है भारत के लिए। कई बार पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट देती हैं, कई बार फ्री भी होती है। पर आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी हम सारे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जब एक एक देश करेंगे। बांग्लादेश से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। कहां करने कनेक्ट, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में, क्योंकि चीन कभी वहां खतरा बने तो हमें बांग्लादेश से एक्सेस मिल जाए। लेकिन बच्चों एक दिक्कत है, बांग्लादेश के साथ दिक्कत क्या है, बॉर्डर के मामले भी हमने बहुत हद तक सुलझा लिए, सवा संविधान संशोधन हुआ। एक तिस्ता नदी को लेकर दिक्कत, तिस्ता नदी के पानी को लेकर कुछ दिक्कत यह है कि बांग्लादेश से यहाँ लोग चुप चुप के घुस जाते हैं भारत में। और जो असम अकॉर्ड है और असम के जो अंदरूनी समस्याएं हैं, और जो हम एनआरसी सीए, उससे भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी थोड़ा असर पड़। हमने कहा ये सारे लोग बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे, तो हमने कहा इनको कहाँ भेजेंगे, क्या बांग्लादेश बोलेगा तुम वापस भेज दोगे, तो उसको ये दिक्कत होगी। तीसरी बात यह है बांग्लादेश के साथ हमारी, कि बांग्लादेश जो है, वहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शेख हसीना, वो अच्छी है, ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, रेलवे कॉरिडोर, रेलवे का हमें पैसेज मिल रहा है। लेकिन बांग्लादेश के लोग हमारे प्रति आजकल थोड़े से नाराज है। सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार हमें अच्छा मान रही है भारत को, लेकिन बांग्लादेश के लोग, आपने देखा होगा, मैं तो उनको देख के चौंक गया, जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, वर्ल्ड कप हारे थे ना हम, जो ये वाला वर्ल्ड कप नहीं, जो मेन 50-50 वाला वर्ल्ड कप था, बांग्लादेश के लोग खुश हुए, खुश हुए। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब बांग्लादेश के लोगों में, कुछ कुछ लोगों में, सारे लोग तो नहीं मैं बोलूंगा, कुछ कुछ लोगों में भावना आ रही है कि भारत, अब उनके दिमाग में क्या डाला जाता है, कुछ तो हमारे नेता भी हैं, कुछ वो भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश आप कुल मिला के बोलिए क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और जब ये बात चलेगी कि भारत में मुस्लिमों पे ये हो रहा है, मुस्लिमों के लिए कानून आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये इस बात को कुछ वहां के नेता कट्टरवादी भुना देते हैं कि भारत में तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वहां के जो मुसलमान है वो चिढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। और वैसे भी मोदी सरकार को तो बड़ी हिंदूवादी सरकार के रूप में देखा जाता है। इसीलिए तो वहां के कुछ लोग जो है थोड़ा सा भारत के, वो हमारे मैच में जीतने पे खुश नहीं होते और हमारे हारने पे बहुत खुश होते हैं। सारे लोग नहीं, पर अगर 5-10% भी ऐसे हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरे वाली बात है। और अब जो वहां पे हिंसा हो गई है बच्चों, वो हमारे लिए बहुत सिरदर्द है। अब वहां 170 से ज्यादा, वहां अलग ही, वहां ऐसा भयंकर पूरे देश में एक वो चल गया है, आरक्षण हटाओ, और आरक्षण हटाने के चक्कर में पूरे देश में बवाल मचा हुआ। आग लग गई है कई जगह, ट्रक फूके जा रहे हैं। शेख हसीना के लिए दिक्कत हो रही है, अब ज्यादा दिक्कत होगी शेख हसीना के लिए, वहां हिंसा होगी, क्योंकि सेना लगा दी गई है, वो लोग भागेंगे, और भाग के वो कोई पश्चिम बंगाल घुस जाएगा, कोई असम घुस जाएगा, कोई त्रिपुरा घुस जाएगा, फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। 1971 में हो रखी ना ऐसी दिक्कत, जब वो ईस्ट पाकिस्तान। तो आयुष बेटे, चिंता की बात बहुत है, क्या करें। अब देखो, वहां चल रहा है आरक्षण हटाओ, यहाँ आरक्षण बढ़ाओ, वहां अलग ही मुद्दा चल रहा है। चलिए अब आगे आ जाइए श्रीलंका। श्रीलंका में जो है वो अलग ही मुद्दा है। श्रीलंका जो है वो तो अजीब ही देश हो रखा है, क्यों, वैसे हमारे अच्छे संबंध है श्रीलंका के साथ, पर श्रीलंका की जो राजपक्षा सरकार है, कौन सी सरकार, देखो यहां पर तो आप समझ रहे हो रॉयल डायनेस्टी है, बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ अच्छे, नेपाल में प्रचंड आ जाए तो ठीक रहता है, ओली आ जाए तो गड़बड़ रहता है, नेपाल का तो ये है। और नेपाल में जो कोइराला वोइराला सरकार आती थी, वो नेपाल में मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में अलग प्रदर्शन हो रहा है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, और सब जगह कुछ ना कुछ। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जो है उसका तो तालिबान है, वो तो क्या ही बोलना उनको, वो तो ठीक है, मतलब वो सही भी है। पाकिस्तान में बेचारी कोई सरकार आ जाए, पाकिस्तान में चौथे प्रधानमंत्री है जिनको जेल में डाल रखा है। अब मुझे खतरा है कि किसी दिन उनको वहीं से ना, इमरान खान का पार्टी खत्म करने की चक्कर, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं,
मिली-जुली सरकार चल रही है, वहां इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जिनके नाम के आगे शरीफ है लेकिन शरीफ कोई नहीं है, सब गड़बड़ है। तो पाकिस्तान के साथ आप समझ रहे हो, तो पाकिस्तान के साथ गड़बड़, शहबाज शरीफ सर नेपाल में कौन लोग ज्यादा हैं? हिंदू ज्यादा है क्या नेपाल में? नेपाल हिंदू देश है, हाँ नेपाल में हिंदू ज्यादा है। नहीं नहीं, मतलब हाँ ज्यादा कौन, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग तभी उठेगी जब हिंदू होगा। नेपाल की राष्ट्र पशु गाय है। नेपाल हिंदू देश रहा है, 2008 तक नेपाल हिंदू देश था, दुनिया का एकमात्र हिंदू देश जो नेपाल था, वो 2008 के बाद वो भी हट गया। फिर से नेपाल में हिंदू देश बनाने की मांग चली, क्योंकि ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी बेकार है, यहाँ तो कुछ सरकार ही नहीं चलती वहां। 80 दिन बाद प्रधानमंत्री बदल जा रहा है, फिर 125 दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बदल जा रहा है, सरकार ही गिरती रहती है। अफगानिस्तान में पता ही लग गया आपको, नेपाल का बता दिया, भूटान का बता दिया, बांग्लादेश में हसीना जी की है। इधर आ जाइए श्रीलंका, श्रीलंका में राजपक्षा परिवार है। कौन सा परिवार है? राजपक्षा। ये ऐसा राजपक्षा है, इसने देश ही डुबा दिया था। इसके दो भाई हैं, महिंदा राजपक्षा, नाम सुना आपने? महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री रहे हैं। ये राजपक्षे जो परिवार है, इसने इतना कर्ज लिया, इतना कर्ज लिया चीन से, ये कर्ज के तले दब गया, और ऐसा दबा कि इसकी आर्थिक हालत हो गई खराब। तो भारत ने इसे थोड़ी बहुत मदद की, थोड़ी बहुत और देशों ने मदद की। तो श्रीलंका के साथ हमारे संबंध वैसे तो कैसे हैं? सही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में खराब हो जाते हैं, खासकर हमारे मछुआरों को लेके। हमारे मछुआरे कई बार श्रीलंका के पानी में चले जाते हैं, वो पकड़ लेता है, बोलता है तमिलनाडु के मछुआरे हमारे एरिया में क्या कर रहे हैं। तो श्रीलंका के साथ कच्चा दीवू आइलैंड को लेकर अभी बीच में चर्चा में था, बड़ा ज्योग्राफी में पढ़ा, कच्चा दीवू आइलैंड। तो श्रीलंका जो चाइना को सपोर्ट करता है, इस वजह से भारत कंसर्न दिखाता है, ठीक है ना। अभी श्रीलंका का एक स्पाई शिप, इसका चीन का एक स्पाई शिप आया था ना श्रीलंका की टेरिटरी में। तो श्रीलंका के साथ हमारे संबंध अच्छे, पर श्रीलंका के साथ हमें देखना पड़ता है कि श्रीलंका चीन की गोद में ना बैठ जाए। तो चीन की गोद में बैठ जाता है, अभी तो वहां सरकार दूसरी आई है, वो तो न्यूट्रल है अभी, लेकिन वो राजपक्षा परिवार बहुत खतरनाक है भाई, वो वहां आता है तो हमारे लिए सिद्धर हो जाती है। रहा है मालदीव, ये अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, यहाँ पे भी दो पार्टियां हैं। देखो हर देश में ऐसा है, हमारे पड़ोसियों में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी की सरकार आती है वो भारत वाली होती है, दूसरी पार्टी की सरकार होती है वो चीन वाली होती है। अब जब हमारे वाली आ जाती है, मतलब जो हमें सपोर्ट करती है, तो ठीक रहता है, और अगर वो दूसरी चीन वाली आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर अभी अब्दुल साहब की सरकार थी, अभी पिछले 5 साल बहुत अच्छे संबंध थे, खूब बढ़िया चल रहा था। अभी आए हम कौन है? मुज्जू, और मुज्जू के आने के बाद सारा मामला गड़बड़ हो गया, मुज्जू ने सब गड़बड़ कर दिया। और उन्होंने तो भारत के वहां पे जो फोर्सेस तैनात भी थी उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें भी बाहर कर दिया। लेकिन अब मुइज्जू को लगा मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा बोल दिया, भारत ज्यादा ही नाराज हो गया, भारत के लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी जाए नहीं, मालदीव नहीं गए घूमने, मालदीव तो अब मुइज्जू थोड़ा शांत है आजकल, उन्हें पता है कि भाई ज्यादा बोल के फायदा नहीं है, भारत और चीन दोनों के साथ संबंध बना के रखो। तो इस वक्त हमारे साथ में देखो कौन कौन से देशों में ऐसी सरकार है जो भारत सपोर्ट वाली है। पाकिस्तान में तो कोई आ जाए मिलिट्री की चलती है, अफगानिस्तान में ठीक ठीक चल रही है सरकार, बहुत अच्छा भी क्या बोले बहुत खराब, ठीक है ना, हमें नुकसान है ना फायदा है, बहुत बहुत। नेपाल में गड़बड़ सरकार आ गई, भूटान में अच्छी है, बांग्लादेश में अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी मतलब अब वो हमारे लिए अच्छी है ना, अब पता लगा वहां के लोगों के लिए तो वही वाली अच्छी हो जो अभी है। हम अपने फायदे के लिए बोलेंगे ना, हम अपने फायदे के हिसाब से बोल रहे हैं। अब जैसे इसराइल के लिए मोदी सरकार अच्छी है, पर लगा भारत के लोगों के लिए अच्छी नहीं, देश तो मैं अपने फायदे देश के हिसाब से बोल रहा हूँ, अब पता लगा वहां के लोगों के लिए अच्छी हो तो वो अलग बात है। हमारे लिए, हमारे देश के, हमारे हितों के लिए नेपाल में ये वाली सरकार जो है ओली, ये थोड़ा खतरे वाली है। भूटान ठीक है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ठीक है, श्रीलंका में नॉर्मल सरकार चल रही है, ठीक चल रही है, मालदीव में मुझे सरकार अच्छी नहीं है, और अच्छी नहीं है ना। अब अच्छी नहीं का मतलब क्या है? वो भारत के हित को ज्यादा प्रायोरिटी ना देके, तो ये चीज। रही बात चीन की, तो चीन में तो शी जिनपिंग है, और ये तो 2013 से लेके अभी तक चलते ही जा रहे हैं, और ये तो पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, और जब तक ये रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो शी जिनपिंग जो है, इनके टाइम पर दुनिया भर के देशों के साथ तनाव हुआ है चीन का, और देखते हैं भारत किसी ना किसी तरह से उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ये भी यहाँ खुश नहीं थे मोदी सरकार से, फिर वहां यही आ गई, वहां पे भी वही है। अब देखो क्या समीकरण बैठा है,
ज्यादातर देशों में सरकार रिपीट हुई है। चीन की तो सरकार रिपीट होनी, रिपीट ना होनी क्या बात है, तो जब तक जीवित है वही रहेंगे, उन्होंने तो बोल दिया, मैं तो हटूंगा ही नहीं मतलब। ठीक है। रही बात बांग्लादेश में, वो भी हटती नहीं है। शेख हसीना तब से ही बैठी हुई है वहां, कई दशक निकल रहे हैं वो बैठी है कुर्सी में। भारत में 15वें साल लगातार, 11वें साल नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। रही बात म्यांमार की, म्यांमार में बच्चों सैन्य शासन क्या चल रहा है। अब ये सैन्य शासन अच्छा भी नहीं है, खराब भी, क्या बोले इसको, हमारे से तो ठीक है, हमारे लिए तो ठीक ही ठीक है, पर हम चाहते थे लोकतंत्र हो। यहाँ की एक बहुत बड़ी नेता थी आंग सान सू ची, क्या नाम है बच्चों, आंग सान सू ची, उनको जेल में डाल रखा है। और यहाँ दिक्कत चल रही है, मिलिट्री का शासन चल रहा है बड़ा। समझ गए आप हमारे पड़ोसियों में क्या। तो हमारे पड़ोसियों को कैसे कैसे साधना है, अगली क्लासेस में हम एक एक करके देशों की बात करेंगे। आज हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये हमारे पड़ोसी और क्या हमारे लिए खतरा है। सबसे बड़ी चीज है चीन को काउंटर करना, क्योंकि चीन इन सब में डोर डालता है। तो कैसे इनको उसके प्रभाव से बचाना है। हम उतने अमीर भी नहीं है ना कि चीन के बराबर पैसा दे दे उनको। कैसे उनके प्रभाव से बचाना है, उनको दिमाग में डालना होता है भाई चीन तुम्हें खा जाएगा, इस पर भरोसा मत करो। और दूसरी बात, अपने देश का भी कैसे डेवलपमेंट करना है, क्योंकि 140 करोड़ तो हमारी खुद की आबादी है, तो अपना देश भी संभालना है और पड़ोस भी संभालना है, तो ही तो सरकार की असली ताकत देखी जाएगी। देखते हैं कैसे करती है सरकार अगले 5 सालों में अब काम। तब तक के आप लोग हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे हम 10 मिनट बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है दोस्त।